अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर यह है कि साथ में हूं मियां शाहिद। नाज़रीन, चंद रोज कबल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमें अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी सुनानी चाहिए। आज हम कहानी सुनेंगे ऑपरेशन बुत शिकन की। ऑपरेशन बुत शिकन 35 साल कबल आज के दिन दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग सियाचिन ग्लेशियर की चुमक पीक पर किया गया और दुश्मन के नापाक वजूद को हमेशा के लिए हटा दिया गया। नाज़रीन, आइए आपको मिलवाते हैं ऑपरेशन बुत शिकन के हीरोज़, टीम लीडर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान बिलाल और कर्नल रिटायर्ड हसनैन मेहदी से। उनसे सुनते हैं कि ऑपरेशन बुत शिकन कैसे किया गया और दुश्मन को कैसे शिकस्त दी गई। कर्नल साहब, जो ऑपरेशन बुत शिकन हुआ वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, और वो जो जिस एरिया में ये ऑपरेशन किया गया वहाँ पर मौसम भी बहुत सख्त होता है, बुलंदी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं, ये कैसे सारा मुमकिन हुआ? पहले चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक वाहिद ऑपरेशन है जो बड़े मुख्तसर टाइम में एकदम वजूद में आया और इसकी कामयाबी का राज जो था वो बेसिकली जितने फ़ौज के हिस्से बनते हैं, लाइक आर्मी एविएशन थी, ग्राउंड ट्रूप्स थे, इंजीनियर्स थे, सिग्नल्स थे, आर्टिलरी थे, इन सब की बड़ी यूनिक किस्म की कोऑर्डिनेशन एकदम हुई और ये सब कुछ 2-3 दिनों के अंदर ही शुरू हो गया। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये वाहिद ऑपरेशन है जो इस हाइट के ऊपर हुआ दुनिया में और इतनी ड्यूरेशन का, ये तकरीबन 43 डेज़ का ऑपरेशन था जिसमें हमने स्लिंग करके, जहाज़ के नीचे स्लिंग करके 86 जवान और ऑफिसर्स को इस हाइट के ऊपर पहुँचाया। तकरीबन 6250 मीटर्स बनती थी जहाँ इनको हमने उतारा और फिर चूँकि ग्राउंड लिंक नहीं बन पा रहा था, एनिमी जो था वो तकरीबन 1.5 महीना से 1.25 महीना लगा के ज़मीन से चढ़ के ऊपर इस फीचर पे पहुंचा था और हमने इसको रिएक्ट किया अल्लाह की मदद से और हम लोगों के अनथक मेहनत और जज्बे की वजह से कि हमने 2 दिन के अंदर उसी लोकेशन के ऊपर अपने ये सारे लोग पहुंचा दिए, जिसकी वजह से दुश्मन को अपने जो अज़ाइम थे वो नहीं पा सका। इसमें तकरीबन हमने ये इस 43 डेज़ के अंदर 30,000 kg से ज़्यादा का एमुनिशन और रैशंस और बाकी सपोर्टिंग मटेरियल जो है ये ऊपर पहुंचाया। और इस सारी चीज़ की वजह से जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा एविएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये था कि जी जहाज़ और पायलट्स दोनों दे वर ऑपरेटिंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। अपनी जहाज़ की लिमिट्स से हम बाहर ऑपरेट कर रहे थे और पायलटेबिलिटी के हवाले से भी ये एक कमाल ऑपरेशन था जो आज तक कभी किसी जगह पे सेक्टर में नहीं हुआ। जो नामुमकिन था इसको आपने मुमकिन बना दिया, जज्बा क्या था? जज्बा था कि हमने दुश्मन को नाकाम करना हर सूरत में और हमने अपने मुल्क का दिफा करना है हर सूरत में, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये वाहिद जज्बा था जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि हम जहाज़ की लिमिट से बाहर ऑपरेट कर रहे थे, हम पायलटेबिलिटी की एक्सेलेंस पे थे और ये जितने पायलट्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे थे स्क्वाड्रन के, वो सब इसी जज्बे से ऑपरेट कर रहे थे। हम लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। तो ये एक जज्बा था जिसने ये मुमकिन कर दिया। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था, बल्कि नामुमकिन था। आपने नामुमकिन को मुमकिन कर बनाया, आप उस टीम को लीड कर रहे थे। ये ऑपरेशन कैसे किया गया, क्या क्या मुश्किलात आपको सामने आई, और इतना बड़ी चढ़ाई जब आपको नज़र आ रही थी तो फिर आपने रिस्क कैसे लिया और इसका फ़ैसला और प्लानिंग कैसे हुई? मेरे सामने एक नक्शा है, इस नक्शे में आपकी तस्वीर भी लगी हुई है और उस चोटी को मैं देख भी रहा हूँ। ये इसको ज़रा समझाइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये ऑपरेशन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आप ऊपर गए, एनिमी कहाँ था और उसको कैसे मार भगाया, और वहाँ पर एनिमी जब भागा अपना सामान छोड़ के या उसको वहाँ पर मारा गया, ये सारा कुछ कैसे हुआ, ये ज़रा नक्शे पे समझाइएगा। जी, पहली चीज़, मोरखा 15 अप्रैल को
दुश्मन की एक इंटरसेप्ट सामने आई कि ज़ुबैदा और नसरीन की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, तो हम समझ गए कि इसका मतलब है कि दुश्मन कोई उसके ख़तरनाक अज़ाइम है। ज़ाहिर बात है कि लेडी नेम का कोई तल्लुक़ नहीं है। लिहाजा 2 इलाके आइडेंटिफाई हुए। रात को मेरी जीवन ऑपरेशन से बात हुई। उन्होंने, उस वक्त मेजर मेहदी साहब थे, उन्हें डिप्यूट किया। कमांडर साहब और CO साहब इलाके के ऊपर से उन्होंने जायज़ा लिया और उन्हें पता चल गया कि दुश्मन किस रास्ते आ रहा है और तकरीबन टॉप पे पहुंच गया। उसके बाद फ़ैसला हुआ कि मुख्तलिफ ग्राउंड से पार्टीज़ जाएंगी और दुश्मन को पीछे से ज़रब लगाएंगी ताकि वो दुश्मन की कुमक वगैरह कट जाए और दुश्मन पीछे चला जाए। लेकिन उस मामले में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना हुई। एक जगह स्लाइड आई, 4 आदमी हमारे शहीद हो गए। लिहाजा फ़ैसला किया गया कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए एक एक शख्स को ऊपर ड्रॉप किया जाए और इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ और इस एरिए में 86 आदमियों को मुख्तलिफ टाइम में ड्रॉप किया गया। इस जगह का नाम नवीद पोस्ट है। कामरान इससे कुछ आगे गया और टॉप से पहले एक रिज थी, उसने कामरान पोस्ट इस्टेब्लिश की। उसके नवीद और कामरान कौन थे? ये दोनों पाकिस्तान आर्मी के कमांडर्स थे। उसके बाद नेक्स्ट मामला ये हुआ कि जब स्लाइड आ गई तो हेलीकॉप्टर ख़राब होने शुरू हो गया और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि दुश्मन पे एक कारी ज़रब लगाई जाए। इसके अलावा मज़ीद मसाइल जो उस वक्त सामने आ रहे थे कि हालांकि मैं BM था उस वक्त, कोई मेजर साहब उस यूनिट के मौजूद नहीं थे, तो CO साहब ने और ब्रिगेड कमांडर साहब ने, क्योंकि मैं वॉलंटियर था, उन्होंने कहा कि इन्हें भेज देती हैं। लिहाजा 29 अप्रैल को मुझे नवीद लोकेशन पे उतारा गया। नवीद ने मेरी ब्रीफिंग की यहाँ। उसके बाद फौरी तौर पे एक गाइड के साथ मैं कामरान के एरिया में पहुँचा, उसने मेरी ब्रीफिंग की। शाम को टॉप की कुछ रिकॉनेसेंस की। अगले दिन लेफ्टिनेंट ज़फ़र साहब थे आर्टिलरी के ऑब्जर्वर, वो और असलम आगे गया। वो दोनों आगे गए और उन्होंने देखा कि चोटी के ऊपर कोई मशकूक एक्टिविटी है, तो उन्होंने फौरी तौर पे मुझे इत्तला दी। 11 आदमियों को मैंने तैयार किया। पहले से हमारी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग थी। उस वक्त इस पोस्ट से हम निकले और इधर से चोटी की तरफ जाना शुरू किया। उस वक्त शदीद धुंध थी, बर्फानी तूफ़ान चल रहा था और दुश्मन से तकरीबन 10 से 15 गज के फासले पे हम पहुंच गए। इधर ये कॉर्निस था, यानी ओवर हैंगिंग स्नो थी। दुश्मन कहाँ था? दुश्मन चोटी के ऊपर यहाँ, उसने अपना पीटॉन गाड़ा हुआ था और पीछे से एक रस्सी जा रही थी। शुरू में हम चल के गए हैं, इतने में हमने देखा है कि दुश्मन का एक सेंथरी है, तो उधर उसको ललकारा है कि 1 कमांडो बटालियन पहुंच गई है। बटालियन का मतलब 800 आदमी है, लेकिन असल में तो हमारी नफरी उस वक्त सिर्फ 11 थी। वो आदमी दबक गया, उसका वेपन कॉक नहीं था। इतने में कुछ देर बाद उसने वेपन कॉक किया, नारा लगाया और एक के बजाय 2 आदमी ऊपर सामने आए हैं और हमारा फायर एक्सचेंज शुरू हुआ। पहले एक सेंचुरी उनका मारा गया, उस वक्त दोबारा उनको मौका दिया कि अगर आप चले जाते हैं हथियार छोड़ के, आपकी हुकूमत बर्फ़ों में आपको बरवा रही है, जो जाना चाहता है उसको मौका दिया जाएगा, उसको जाने दिया जाएगा। एक आदमी उनका हथियार छोड़ के इधर से उसने इस तरफ जाना शुरू किया और उसको हमने जाने दिया। उसके बाद फिर मुकाबला शुरू, साथ ही साथ मुकाबला शुरू हुआ। इधर से रॉकेट लॉन्चर फायर हुए हैं, रॉकेट लॉन्चरों के अलावा ग्रेनेड फेंके हैं, स्मॉल आर्म्स फायर, एक MG का फायर था। साथ ही साथ नीचे फायर बेस के अंदर एक हमारी 12.7 मशीन गन लगी हुई थी। उसने, ये सारा इलाका बर्फीला इलाका था जी, और छुपने की जगह कोई नहीं थी। जी जी। फायर भी आ रहे थे, ऊपर दुश्मन था और नीचे से आप ऊपर चढ़ रहे थे। जी जी। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। क्या ऊपर से दुश्मन अगर आप लोगों को देख लेता, उसको आपने कैसे
दुश्मन जो है उसको चकमा दिया, या उसको कहें कि दुश्मन के आंखों में जो है वो उससे बचे और ऊपर उसके ऊपर जो चढ़ गए? हमने टोटल सरप्राइज अचीव किया था। उस वक्त धुंध थी और बर्फानी तूफान चल रहा था, और जो संतरी उस वक्त मौजूद था उसकी एंकों के ऊपर बर्फ़ थी, उसकी गॉगल्स के ऊपर बर्फ़ थी, उसका वेपन तक कॉक नहीं था। लिहाजा अल्लाह ताला के फजल से टोटल सरप्राइज अचीव हुआ है। और उस वक्त दुश्मन का कमांडर विजय कुमार, उसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास थी ये सेट के ऊपर। मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि कैप्टन विजय कुमार एक लापरवाह आदमी है। लिहाजा लापरवाह आदमी जो है जब गलती करता है उसकी गलती, उसकी खता आदमी न बख्शे जिधर कौमी मफाद का मामला हो। लिहाजा वो टाइम का चुनाव और जिस तरह गए वो उनकी 0% एक्सपेक्टेशन थी कि हमने उस वक्त उन पर हमला करना है। जब इधर से मुकाबला शुरू हुआ तो उनकी रीइंफोर्समेंट्स जो थी, पीछे उनके टेंट लगे थे, उन्होंने आने की कोशिश की है। उधर उनका एक ऑफिसर और 2 जवान हिट हुए हैं। हमारी साइड से जो असॉल्ट हो रहा था, लांस नायक अशरफ शहीद हुआ और इधर से उसकी बॉडी नीचे की तरफ गई है और 5000 फुट नीचे चली गई है, अभी तक रिकवर नहीं हुई है। कुछ देर के बाद जब एमिनेशन कम हो गया तो हमारे जो ऑफेंसिव ऑपरेशन था उसके 2 मरहले थे। पहले मरहले पे हमने फायर करना था, दूसरे मरहले पे हम पीछे आए हैं और इधर ओवर हैंगिंग रॉक था, उसके नीचे हमारी पोजीशन थी। उधर उसके बाद हमने आर्टिलरी फायर मंगवाया इस जगह पे। इधर से ये आदमी भाग चुका था। इसने नीचे बताया होगा कि तमाम आदमी मर गए हैं, मैं वाहिद आदमी बच के आया हूँ। उस वक्त कितने लोगों को आपने निशाना बनाया? आप माहिर निशानाबाज भी हैं, और कहाँ निशाना लगाया गया? पहली चीज़ 22,158 फीट हाइट थी, तकरीबन 35,000 -35 टेम्परेचर था। तो मैं सराहतन कहूँगा बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन वो जो होना चाहिए वो नहीं था। हालांकि मैं बेस्ट फायरर था अपने कोर्स का, इसी तरह रिकॉर्ड होल्डर था मैं असॉल्ट कोर्स का। लेकिन उस वक्त जो मारूजी ज़मीनी हक़ाइक़ थे उसके मुताबिक जितनी हिट्स होनी चाहिए थी प्लेन्स में उससे कहीं ज़्यादा थी। जो टोटल उनके आदमी मरे थे, 1 ऑफिसर और 3 जवान। जब आर्टिलरी फायर आया उसके बाद वो उनका मोराल बहुत डाउन हो गया, हौसले पस्त पड़ गए हैं। उन्होंने खुद रस्सियाँ काटी हैं, खुद टेंटों को आग लगाई है और उन्होंने राय फरार इख्तियार की है। उस बेसिस पे जब टेबल टॉक हुई है, फ्लैग मीटिंग हुई है, हमारी तरफ से जनरल बुखारी साहब गए हैं, दूसरी साइड से ब्रिगेडियर नानावती आए हैं। पहली मीटिंग में फ़ैसला नहीं हुआ। जनरल बुखारी साहब ने मशवरा उन्हें दिया कि वो उस एरिया में जाएं और दोबारा देखें कि उनकी फ़ौज की क्या हालत है। तो जब वो उन्होंने विज़िट किया तो उन्होंने देखा कि वाकई बहुत बुरी हालत थी और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत हमने उनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट मज़ीद एक्शन नहीं किया था। तो वो गए हैं। उसके बाद दूसरी जो मीटिंग हुई है, जितने पॉइंट्स थे जनरल बुखारी साहब के, उस पर उन्होंने एग्री किया और उन्होंने इस इलाके को छोड़ दिया। और इस वक्त हाइट 22158 पे कोई इंडियन मौजूद नहीं है। नतीजतन हमारा भी ग्राउंड लिंक नहीं था, हम भी वापस आ गए। ज़बरदस्त। ब्रिगेडियर साहब, 35 साल पहले आपने वहाँ पर उस पीक पर जाकर, जो कि दुनिया की हाईएस्ट, जिसको मैदान जंग कहते हैं, वहाँ पर जाके पाकिस्तान का झंडा गाड़ा, और कितने दिन वहाँ पर आप जो पाकिस्तानी फोर्सेस का कब्ज़ा रहा, और वो जब आप वापस आए तो क्या एग्रीमेंट के तहत आए? जी हाँ, एग्रीमेंट के तहत आए थे। बिल्कुल सिक्का बंद मामला था, कच्चा मामला नहीं था। दुश्मन ने ग्राउंड रियलिटी देख ली कि ज़मीनी, जहाँ तक ज़मीनी हक़ाइक़ का तल्लुक़ है, इनको मुकम्मल तफव्वुक़ हासिल है, कंप्लीट सिक्योरिटी हासिल है। लिहाजा उसने सोचा कि इसके सिपाही तो पहले इलाका छोड़ चुके हैं और कुछ पोस्टें और सप्लाई का सिस्टम है, बजाय इसके कि मज़ीद नुकसान हो
तो उन्होंने जो ऑपरेशन करना था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आईबैक्स। उन्होंने अपना ऑपरेशन नहीं किया और वो वापस चले गए हैं, और इस वजह से हमारा ऑपरेशन बुत शिकन वो कामयाब हुआ। ऑपरेशन बुत शिकन नाम कैसे रखा गया, क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे? बहुत लंबी तारीख है, सुन्नत इब्राहिमी है हमारी तारीख के आईने में, चाहे फतेह मक्का हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, तो जो चीज़ इम्पॉसिबल सोची जाती है उसको हमारी फ़ौज बेज़निल्लाह पाश कर सकती है। इधर ये दुश्मन की पोजीशन थी, तसव्वुर किया जाता था कि ये सिर्फ माउंटेनियरिंग हाइट है, इस पे हमला नहीं हो सकता, सिर्फ ऑक्सीजन लगा के कोई आदमी जाएगा तो उसको क्लाइम कर सकता है, एडिमा हो सकता है, स्लिप हो सकता है, आदमी क्रेविस में गिर सकता है, स्लाइड आ सकती है। लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने हमें फतह से नवाजा है, और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, किसी और पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर को ये मौका मिलता शायद उसकी कार्रवाई मेरे से बेहतर होती। और मैं पाकिस्तान फ़ौज के अफसरों और जवानों के बारे में कहूँगा कि अगर किसी किस्म का एडवेंचर मुस्तकबिल में किया गया तो इंशाल्लाह एक मुस्तैद फ़ौज पाएंगे, और इंशाल्लाह फ़न सिपाहगिरी से बेहतरीन तरीके से ये फ़ौज लेस है, जज्बे ईमानी से मुज़य्यन है। इंशाल्लाह दुश्मन को शिकस्त फाश होगी और वो बैटल्स ऑफ पानीपत न भूलें। कर्नल साहब, ये ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था और आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। आपने बताया कि हम हद से ऊपर गए हैं। क्या उस वक्त जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया एक बहुत खुशी होती है? मुख्तसरन ये बताइएगा, मैं ब्रेक पे जाना है, कि उस वक्त क्या जज्बा था, क्या खुशी थी कि आज हमने पाकिस्तान का झंडा जो है वो पीक पे गाड़ दिया है और दुश्मन को वहाँ से बिछाड़ दिया? देखिए, कोई भी नामुमकिन चीज़ जब मुमकिन हो जाती है तो जो खुशी होती है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितनी खुशी होगी। ये चीज़ फ्लाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और दुश्मन को जवाब देने के हवाले से एक नामुमकिन चीज़ थी, जो उन्होंने महीने से ज़्यादा के अरसे में किया था और बड़ी मुश्किलों से किया था, जैसे आपको ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं। तो वो चीज़ हमने एक दिन के अंदर ही डिसाइड करके मुमकिन कर दी। जैसे इन्होंने बताया कि ज़मीनी राब्ता नहीं हो, मुमकिन ही नहीं था, और अगर कोई कोशिश भी की जाती तो उसको टाइम लगना था, महीना या 1 महीने से भी ज़्यादा। तो हमने वो रिस्क लिया, और वो हमने रिस्क को ना तसव्वुर करते हुए परफॉर्म किया। तो पायलट्स अपनी जो उनकी सलाहियत थी उसकी पीक के ऊपर थे। ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया 43 डेज़ हम लोग रोज़ यही काम कर रहे थे कि हम लोग बार बार उस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आज़म अफंदी साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक दफ़ा फिर दुश्मन ने मक्कारी की है, बुज़दिली भी की है, और मज़ीद जो है वो जंग के लिए पर तोल रहा है। अगर दुश्मन दोबारा 2019 वाला अपना वतीरा दोबारा जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश करता है और दोहराता है, तो फिर हम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा पस मंज़र देना चाहता हूँ। मैं क्योंकि दुनिया के सारे मुख्तलिफ जंगी मैदानों में, बैटल फील्ड और उनकी कब्रिस्तानों पर मैं फिरा हुआ, जापान से लेके अमेरिका तक, और लाखों फौजी और करोड़ों सिविलियंस इस पिछले 100 साल में मारे गए हैं मुख्तलिफ जंगों में, और हर जंग के बाद फिर बैठे हैं टेबल के ऊपर और बातचीत की है। मैं थोड़ा सा इंडिया का भी आपको पस नज़र इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस फैमिली से हूँ जिसने तीसरी जंग पानीपत की लड़ी, और अफ़गानिस्तान की अंदर भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी। फैमिली ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, रशिया को शिकस्त दी, अमेरिका का आपको देखा क्या हाल हुआ है। एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं
कि आम जो हिंदुस्तान का आदमी है उसका कोई जंग के साथ इंटरेस्ट नहीं है, ख़ासकर साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। हमारी जो खुशकिस्मती है कि हमारे जो सिख भाई हैं जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो हमारे पंजाब के बॉर्डर पर हैं, और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है इंडियन आर्मी को कि आपको जो है पाकिस्तान पर हमला करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। अभी एक छोटा सा टोला है जो कि नफ़रत की जंग मोदी साहब के साथ मिल के फैला रहा है। मैं खुद भी क्योंकि प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी खैबर पख्तूनख्वा का, तो हम ये पुराने जो फ़ौजी हैं इंडिया के उनके बड़के भी सुनते हैं, उनके जर्नैल भी हैं, अफसर भी हैं। हम बड़के नहीं मारते, हम जो लड़ने वाले होते हैं ना वो बड़क नहीं मारते हैं, जो बड़क मारते हैं वो लड़ते नहीं। हम हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमने आर्मी ज्वाइन की थी जब हम 17 साल के थे, और उस वक्त 71 की जंग जो है ना वो मंडला रही थी, और उससे लेके अभी तक हर महाज पर हम रहे हैं। हमारे अपने घरों में भी दहशत गर्दी हुई है 10 साल। हमें पता है कि इंडिया ने ये सारा कुछ हमारे साथ किया है, और उसके बावजूद इंडियन किसी भी आप फौजी से पूछेंगे तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है कि जो इंडिया का फौजी हथियार डाल दे या वो कह दे कि जी आई एम सॉरी, तो हमने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया जो है, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जब उनके हाथ कोई चढ़ जाए तो वो माफ़ नहीं करते। अभी देखें कश्मीर में वो निहत्ते औरतों को मार रहे हैं, और आपको बड़ी हैरत होगी कि हमारे सिख भाई हमारी इज़्ज़तें बचा रहे हैं कश्मीर में। इंडिया और मोदी साहब और उनकी आर्मी और उनके जनरल्स को मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से, रिटायर्ड जो हमारे हैं, और हम में अभी भी इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो हम मिस नहीं करेंगे। बात ये मैं जो करना चाहता हूँ उनके एयर चीफ को, उनके नेवल चीफ को, उनकी आर्मी चीफ को, कि खुदा के लिए आप मोदी की इस हटकट्टे में मत पड़े, ये आपको फंसा रहा है। आपकी कौम आपके साथ नहीं है। इंडिया इस वक्त एक इकनॉमिक तरक्की की तरफ जा रहा है, मोदी इनको जंग की तरफ धकेल रहा है। मोदी की अपनी जो अपोजिशन है उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसके लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके सिपाही उसको इंडियन आर्मी में आपको पता है सबसे अच्छा लड़का कौन है? सिख जो है उसने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। ज़बरदस्त। कर्नल साहब, अगर इंडिया 2019 में हमने देखा कि इंडिया ने स्ट्राइक की, वो तो स्ट्राइक नहीं थी, एक कौवा शहीद किया और एक दरख्त शहीद किया, और उसके बाद सरप्राइज़ मिला उनको, यहाँ तक कि वहाँ पर जो उनके आर्मी चीफ थे वो भी लॉक थे, वो भी टारगेट लॉक था, लेकिन हमारे फोर्सेस के जवानों ने उसको अवॉइड करके उनके जहाज़ गिराए, और अभिनंदन जो है वो उसको चाय पिलाकर वहाँ भेजा। उसका यूनिफॉर्म आज भी कराची के एक जो म्यूज़ियम है वहाँ पर है। अगर फिर दोबारा जुर्रत करता है तो फिर कैसा सरप्राइज़ होगा? जैसे मैंने आपसे पहले एक दफ़ा गुजारिश की थी कि जो नामुमकिन चीज़ कोई अगर करता है या कोई डिलीवर करता है वो जज्बे से होती है, पैशन से होती है। हमारी फ़ौज में और हमारे लोगों में वो जो पैशन और वो जो जज्बा है ना कि मुश्किल वक्त में ये डिलीवर करते हैं। हमारी एयर फोर्स ले लें, हमारी आर्मी ले लें, हमारी नेवी ले लें, और जैसे अभी आपको हमने बुच्चकन का किस्सा सुनाया था, वो एक बिल्कुल नामुमकिन चीज़ थी जो हमने उस वक्त ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट सोची और इम्प्लीमेंट कर दी, और वो एक कंप्लीट टीम वर्क के साथ की। इसी तरह आगे भी अगर कोई इस किस्म की कोई हरकत होती है दुश्मन की तरफ से, तो हमें बिल्कुल, मुझे तो जो हमारे लोग आपस में मिलते हैं और जो बात करते हैं वो वही जज्बा अभी भी है। रिटायर्ड ऑफिसर्स हों या सर्विंग हों, सब उसी जज्बे से लड़ेंगे जिससे हमेशा लड़ते आए हैं। तो आपने भी देखा होगा रिसेंटली जो हमारे टेररिज्म हो रही थी हमारे ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ आर्मी ने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं हमेशा।
तो अल्लाह की मदद से आगे भी हमारा यही जज्बा होगा और हम डिलीवर करके दिखाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपने सियाचिन में वहाँ पर बड़े दुश्वार गुजार इलाके में ऑपरेशन किया। बुत शिकन ऑपरेशन एक बहुत बड़ा एक लक़ब है और बहुत बड़ा एजाज़ है। वहाँ से हमारे दरिया बहते हैं, दरिया सिंध बहता है, दरिया चनाब जो है वो मकबूजा कश्मीर से बहता है, दरिया जहलम जो है वो मकबूजा कश्मीर से बहता है। और इंडिया, भारत इतना मक्कार दुश्मन है कि उसने उस माहिदे की भी पासदारी नहीं रखी जिसको सिंतास माहिदा कहते हैं, और वो एक्ट ऑफ वार कर रहा है जो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई इसको पाश करेगा तो एक्ट ऑफ वार करेगा। अगर इंडिया नहीं रुकता, अगर इंडिया जो है हमारे दरियाओं का रुख मोड़ता है, तो फिर ऐसे ऑपरेशन वहाँ पर भी होने चाहिए। आप ऑपरेशनल बात कर रहे हैं, मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी हिंट दूंगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान फ़ौज वो करेगी जो कि फ़न सिपाहगरी के मुतकाज़ी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करेगी या वो करेगी, छोटा करेगी बड़ा करेगी, लेकिन मामलात का तदारुक करेगी और जिस किस्म की थ्रेट हो उसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डिफीट करेगी। भूल जाएं इंडिया वाले 71 की बात। हमारी लीडरशिप बेदार मगज़ है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, जोश ईमानी है, कौम मुत्तहिद है। इंशाअल्लाह अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो उसका डट के मुकाबला किया जाएगा और फतह कामरानी हमारे साथ होगी। इसके अलावा हमारे दोस्त ममालिक भी हैं। इंडिया के रिलेशन सिर्फ पाकिस्तान से ख़राब नहीं हैं, उन्होंने चीन से भी अपने तल्लुकात ख़राब किए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, जिसकी वजह से हसीना वाजिद को बांग्लादेश चाहता है कि वो वापस उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए ताकि एज अ वॉर क्रिमिनल या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत ट्राई किया जाए। तो मेरा मोदी साहब को यही मशवरा होगा कि वॉर क्रिमिनल्स को अपने साथ मत रखें, उन्हें अपने दियार में पनाह न दें। अगर दोबारा राइफ़ल पकड़नी पड़ी तो दोबारा बहुत तोड़ेंगे? जी हाँ, इंशाअल्लाह। हस्बे तौफीक। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 90 साल थी जब वो कस्तंतुनिया की कैंपेन पे गए थे। तो इंशाअल्लाह तैयार हैं। ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिलती है। ज़िंदगी आदमी कहाँ पैदा होता है उसकी चॉइस नहीं होती है, लेकिन कैसे जान देनी है उसका इख्तियार है। तो आदमी तकदीर मुबरम और तकदीर मुल्क के दरमियान फ़र्क जाने, और जो विल है, जो जोश व जज्बा है, और जो कुछ हम मुल्क को मिल्लत के लिए करना चाहते हैं हमें करना चाहिए। आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक हमें करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ वही सवाल लेके जाता हूँ। सिंतास माहिदा, सिंतास माहिदा इंडिया ने तोड़ा, इंडिया उससे एक तरफा निकल रहा है जो कि नहीं निकल सकता, और उसमें लिखा है कि एक्टिव वार है। और वज़ीर आज़म ने और सिपहसालार ने भी ये कहा है कि अगर उन्होंने दरियाओं का रुख मोड़ा या हमारा पानी रोका तो फिर हम पूरी ताकत से रोकेंगे। अगर वो ऐसा करें तो उस पर बाकायदा तौर पर ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में दुनिया जो है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया को इस वक्त लड़ाने के मूड में नहीं है। इंडिया जो है वो चाहता है कि मैं किसी तरीके अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाऊँ, ख़ासकर मोदी, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो फेल हो गई है। वो बहुत कहती है कि इतने करोड़ है ये, लेकिन आप पता नहीं इंडिया गए कि नहीं गए। इस वक्त 80 करोड़ से ज़्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। कुछ लोग अमेरिका की तरह मालदार हो गए हैं, जिनको ऑलिगार्क्स कहते हैं, और वही पावर में भी हैं, और जो ज़्यादा लोग हैं वो गरीब हो गए हैं। और जो साउथ है, जैसे मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वॉर। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं खुद पहाड़ों का रहने वाला हूँ, दरिया का आप रुख पहाड़ों में नहीं मोड़ सकते। ये इंडिया की बड़ी गलत फहमी है।
जिस दिन पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हमने उनके हेडवर्क्स तोड़ने हैं तो ये पानी ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में आएगा, ये इंडिया में नहीं जाएगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को होश के नाखून रखने चाहिए, सोचना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। ये बच्चापन ये नहीं होता। मुल्कों की जो फ्यूचर होता है वो इस तरह की रेटरिक से, इस तरह की बातों से नहीं होता है। दे हैव टू सिट, दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। और माय रिक्वेस्ट अगेन टू द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कि आपके पास इतने पढ़े लिखे अच्छे अफसर हैं, वो खुदा के लिए कुछ सोचो, अपने मुल्क को बर्बाद ना करो। कर्नल साहब, आपका इंडियन आर्मी से बड़ा पाला पड़ा, ऑपरेशन बुत शिकन आपने किया। कैसा देखा आपने दुश्मन को कि वो आला ज़र्फ़ दुश्मन है या कम ज़र्फ़ दुश्मन है? भाग जाता है, मुकाबला करता है, या वो मक्कारी करता है? कैसा दुश्मन है? देखिए, मकार तो एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम बारहा कंफर्म कर चुके हैं उनके बारे में, ठीक है। जहाँ तक भागने का ताल्लुक है, अब इस बुत शिकन का ही आप की मिसाल ले लें कि थोड़े से, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया आपको कि कुछ दिनों के अंदर ही वो उनके हौसले पस्त हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो चीज़ उन्होंने महीने डेढ़ में की थी वो हमने दो दिन के अंदर ही उनकी बराबरी पे पहुंच गए। और उसके बाद फिर जो ग्राउंड पे एक्शन हुआ, जो हमारे जवानों ने और हमारे ऑफिसर्स ने किया, वो भी वो लोग नहीं सह सके, तो तैयार हो गए जगह खाली करने में। तो वो हौसला और जैसे मैं आपको कह रहा था जज्बा और वो पैशन जो है वो क़ुव्वत ईमानी से ही आता है इंसान, जो हमने करके दिखाया और प्रूव किया, और इंशाल्लाह आगे जब कभी मौका आएगा तब भी करके दिखाएंगे। नाज़रीन, हम एक वक्फे की जानिब जाते हैं। आपने हीरोज़ की बातें सुनी, बुत शिकन हीरोज़ की बातें सुनी, और वो बातें उन्होंने बताई कि उन्होंने बताया कि अगर दुश्मन ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो सरप्राइज़ कैसा मिलेगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बुत शिकन हीरोज़ से हमारी बातचीत चल रही है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड आज़म अफंदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे कि दुश्मन अगर अपना नापाक इरादा रखता है और जसारत करता है पाकिस्तान पर जारहियत करने की, जो कि वो सिंतास वाहिदे से निकल चुका है और अब माहौल बना रहा है जंग का, अगर किसी जगह स्ट्राइक करता है तो उसको मुंह की खानी तो पड़ेगी, लेकिन मोदी के लिए पैगाम क्या होगा? तो हम पैगाम क्या देंगे अपने पाक फ़ौज के ऑफिसर्स को, जवानों को और मोदी की फ़ौज को? ब्रिगेडियर साहब, जारहियत होती है तो फिर पाक फ़ौज के जवानों को और पाक फ़ौज के ऑफिसर्स को क्या पैगाम होगा? देखिए जी, पाक फ़ौज के जवानों को, अफसरों को कोई पैगाम का ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जो है ना 20 साल से जंग में हैं। जो कल कप्तान थे वो आज जनरल हैं। इनको हम कहते हैं वॉर वेटरन्स। तो वॉर वेटरन को आपने कोई पैगाम देना नहीं है, वो ऑलरेडी रेडी है। इस वक्त भी हमारे हर दिन कोई ना कोई बच्चा, यंगस्टर शहीद हो रहा है। दूसरा देखिए, हमारे अपने बच्चे एज ऑफिसर्स, एज जनरल ऑफिसर आर्मी में हैं, एज यंगस्टर्स और मार्च पर है। तो एक तो ये बात है कि इंडियन आर्मी को ये समझ रही है, लेकिन उससे जो ज़्यादा ज़रूरी है, इंडियन आर्मी का विंटेज जो इक्विपमेंट है वो 80% पुराना है। दे आर नॉट फिट टू फाइट। ना उनकी एयरफोर्स, ना उनकी नेवी, ना उनकी आर्मी। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पता है 2 दिन बाद वापस चला गया, आपको पता चला होगा। बिल्कुल। नेवी का तो ये हाल है, उनका एयरफोर्स का ये हाल है कि अल्लाह ताला उनको दोबारा भेजे हमारे पास। देखिए, सबसे जो बड़ी चीज़ है, हम यहाँ सारे टॉपर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में हमने टॉप नहीं किया है। हमने जापान में टॉप किया है, भाई ने अमेरिका में टॉप किया है, भाई ने अमेरिका में टॉप किया है। पाकिस्तान के तकरीबन जो है 70% ऑफिसर्स आर टॉपर्स इन द वर्ल्ड। फिर यूएन में हम हैं,
So we don't have to give a message to anybody. They have to understand who they are looking in the eye. So my request to the Indian chiefs is कि खुदा के लिए please don't play games. मारे जाओगे मत करो. This is no more 71 and don't do it. You will be surprised. क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना, the Indian Army, the Indian Air Force and the Indian Navy is not supporting Modi. The Sikhs are not fighter तो सिख है, सिख ही नहीं उनको सपोर्ट करे तो क्या लड़ेंगे वो. तो अल्लाह करे कि उनको समझ आए, लेकिन हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करे आ जाए ताकि वंस एंड फॉर ऑल हम इस मसले को सेटल कर दें, ताकि ये जो बार बार हमें डरा रहे हैं ना, एक ही बार इसको सेटल ताकि ख़त्म करें. कर्नल साहब, मोदी फौज के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए जी, जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, वो जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि हम तो जिस दिन से हमारी तो पुश्ते हैं फ़ौज में. मैं जो है ना 4वीं-5वीं पुश्त हूँ फ़ौज में. तो फ़ौज जब यूनाइट हो जाती है, ख्वाह वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, और फिर वो फ़ौज जिसमें जज्बा हो और पैशन हो फ़ौज के लिए भी और इज़्ज़त के लिए भी और मुल्क के लिए, ठीक है. तो इतनी स्पिरिटेड फ़ौज को डिफीट करना आसान काम नहीं है. जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं 71 वाज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. वो घर की बात थी, ठीक है, जो अब सारी दुनिया पे आया होगी. तो हमारी फिर वही बात होगी कि जी बजाय इसके कि मार खा के आप फिर उस बैठ के टेबल पे बात करें, तो अकल का दामन पकड़ें, होश के नाखून लें और ज़रा एक दफ़ा फिर सोच लें. और अगर कुछ करना ही है तो फिर वही बात फंदी की कि फिर आ जाए और इस चैप्टर को एक दफ़ा हम क्लोज़ कर दें, ताकि वो भी सुकून से है. हम तो खैर वैसे ही सुकून से. ब्रिगेडियर साहब, क्या इंडियन फौज लड़ने के काबिल है? दो चीज़ें होती हैं, एक कैपेबिलिटी और एक इंटेंशन. कैपेबिलिटीज़ उनकी काफ़ी हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास बाज़ इस तरह के असला है कि जो कि फ्लैटनर है. ये नहीं कि उनके इतने हैं तो हमारे इतने हैं. इस रेस की इब्तिदा इंडिया ने की थी स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के साथ, जब उन्होंने राजस्थान में धमाका किया था. वो मामलात की संजीदगी को समझने की कोशिश करें. ये डेकोरेशन पीसेस नहीं हैं जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान किसी किस्म की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अगर आती है, उसका मुकाबला करेगा विद व्हाटएवर वी हैव विद अस. चाहे ग्राउंड पे हो, चाहे एयर में हो, चाहे नेवल हो, चाहे सी बेड में हो, चाहे स्पेस में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो, साइबर थ्रेट हो, कोई डोमेन, चाहे इकोनॉमिक वॉरफेयर हो, जिधर भी वो मुकाबला करेंगे, पंजा आजमाई करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान को तैयार पाएंगे. हाँ, एक चीज़ याद रखें, कोई ऐसी गलती अगर वो करती हैं कि जिसकी वजह से इंडियन सिविलाइजेशन के तबाह होने का ख़तरा है और उनकी जितनी भी पिछले चंद दहाइयों की मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी, तो उसकी ज़िम्मेदारी इंडिया पे होगी. पाकिस्तान और दीन इस्लाम एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन हमारे लिए जस्टिस पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये नहीं है कि पीस की वजह से हम कुर्बानियाँ देंगे. वो कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म न करें, इसी तरह इंडिया के मुसलमानों के हुकूक सल्ब न करें. जो 7 सिस्टर्स हैं उधर लोगों के लिए मसाइल न खड़े करें, और जो हिंदू धर्म में मुख्तलिफ कास्ट्स हैं उधर जो दलित हैं उनको तंग न करें. जिस तरीके से गांधी जी ने फरमाया था रिगार्डिंग हरिजान्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मौजूदा लीडरशिप चंद्र बोस या फिर गांधी की तरह नहीं है. ये हिंदुत्व पे यकीन रखती है, फनेटिकल लीडरशिप है. तो हमारी तैयारी अल्लाह के फजल से मुकम्मल है. आना है तो आएँ. हॉट टी पीनी है हॉट टी पिएँ, कोल्ड कॉफ़ी पीनी है कोल्ड कॉफ़ी पिएँ.
कुल्फ़ी मलाई खानी है खाएं। ये है कि जब उनका नुकसान हो जाएगा तो उनको बाज़ तरीके से वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी तलाफ़ी नहीं होगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इंसानी जानों का हो या कुछ ही हो। इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, दुश्मन को घमंड है कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की तादाद बहुत कम है, छोटा मुल्क है। क्या थोड़ी तादाद, कसीर तादाद को माजी भरा हुआ है मुसलमानों का कि उन्होंने हर महाज पे शिकस्त दी? अब आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी मुठभेड़ होती है तो बड़ी तादाद जो है वो छोटी तादाद से लड़ लेगी? बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा इंडिया का स्टडी करें तो वो जितनी तादाद उनकी बड़ी है ना, वो फाइटर नहीं है। दे आर नॉट फाइटर्स। जो फाइटर हैं वो बड़े थोड़े हैं, और वो मैंने कहा ज़्यादातर सिख हैं, एंड दे डोंट वांट टू फाइट। हमारी तरफ एवरीबडी इज अ फाइटर। ठीक है, पहले भी आपको पता है कश्मीर किसने लिबरेट किया है? हमारे पठान। अच्छा, मोदी साहब ने कहा मेरा बाप पठान है। अभी उसका भी हमें डीएनए करना पड़ेगा कि कौन सा पठान है, क्योंकि इतना तो कोई पठान नहीं होता है कि ऐसे हरकतें करे जो मोदी कर रहे हैं। तो वो भी एक अलहदा चैप्टर हमने। लेकिन एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ जो इंडिया को फिर सोचना चाहिए। मर्दों से तो बाद में लड़ाई होगी, आप यकीन करें हमारी जो इस वक्त ख्वातीन है, बेशक इंडिया अपनी बेस्ट फौजी भेजे, हमारी बेटियों के साथ आके ना कोई भी मुकाबला कर ले, फायरिंग का कर ले, नेज़ाबाजी का कोई भी कर ले, तो खुद उनको पता चल जाएगा। नाज़रीन, आपने हीरोज़ की बातें सुनी, आज हमने बुत शिकन ऑपरेशन की कहानी भी सुनी, और ये भी आज हीरोज़ ने बताया कि हमारी फ़ौज क्या सरप्राइज़ दे सकती है, और मोदी को ये पैगाम भी दिया कि मत आना, आए तो फिर पहले से ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।